देखिए साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो ये ग्रेड सेकंड थर्ड और फर्स्ट इंग्लिश के सभी कैंडिडेट्स के लिए तैयार किया गया वीडियो है। ये रीट में भी जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को चुना है उनके लिए भी उपयुक्त है। तो साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड की इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किन किन विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है और इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या है, उन सब को हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ असल मीना लेक्चर इंग्लिश और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल शिव मिल्टन ऑनलाइन क्लास। ओके, लेट्स बिगिन। द डायरेक्ट मेथड केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। साथियों, ये जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, उसके रिएक्शन प्रतिक्रिया के रूप में आया है। दिस इज ऑल्सो कोल्ड रिफॉर्म मेथड, और साथ ही इसको रिफॉर्म मेथड एंड नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन दिस मेथड इंग्लिश इज टॉट इन डिडक्टिवली के तौर पर इसमें इंग्लिश को पढ़ा जाता है। अब डिडक्टिवली और इनडिडक्टिवली क्या है, ये एक इसका अपना सेपरेट वीडियो है, उसमें मैं इसको क्लियर करूँगा। ओके, अब चलो आके बात करते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ हुई, ओरिजिन ऑफ द मेथड। इस मेथड का उदय कहाँ हुआ, तो हम पढ़ लेते हैं। देखो आप, द टर्म डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। देखिए साथियों, इसका जो जन्म हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। इन अ सर्कुलर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन 1901। 1901 में जो फ्रांस में एक सर्कुलर लाया गया, फ्रांस मिनिस्टर पब्लिक निर्देशन के, फ्रांस मिनिस्टर का एक सर्कुलेशन था, वो लाया गया, तो उसमें इसको लाया गया था। एंड दिस मेथड रिसीव्ड ऑफिशियल सैंक्शन इन 1908। और जो इस मेथड को एक ऑफिशियल स्वीकृति प्राप्त हुई थी जो 1909 में हुई थी। एंड इट वॉज रिवाइज्ड इन 1909, और इसका जो रिवाइज्ड किया गया था, निर्देशन किया गया था 1909 में गया, एंड अगेन इन 1925 एंड 26, और लास्ट में इसको 1925-26 में इसको स्वीकृति मिली। द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड केम फ्रॉम जर्मनी। जो ये सिद्धांत है, इस मेथड का जो सिद्धांत है वो अंडरलाइन करो, जर्मनी से आया था, जर्मनी से इसका सिद्धांत आया है। ओके, और बात करते हैं, देखो, पॉपुलराइज्ड बाय द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। अब इसका जो इसको प्रसिद्धि प्राप्त दिलाई है वो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। ये क्या है, देखो, ये फोनेटिक एसोसिएशन है एन एसोसिएशन ऑफ फ्रेंच टीचर्स। ये फ्रांस के टीचर्स का एक एसोसिएशन था, संगठन था, उसके द्वारा इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। फॉर्म्ड इन 1886। जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जो फ्रांस टीचर का एसोसिएशन है, वो 1886 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके द्वारा इसको प्रसिद्ध किया गया था। तो ये आरपीएससी में आने वाला सटीक वीडियो है, क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। देखो साथियों, इसमें देखो आप, मीनिंग ऑफ द मेथड, इसकी अब डेफिनेशन से सोल्व करेंगे, डेफिनेशन हम इसको समझने वाले हैं। देखिए आप साथियों, द चैंपियन राइट्स, जो देखो स्कॉलर चैंपियन स्कॉलर है, वो क्या इसकी परिभाषा देता है। देखो आप, परिभाषा क्या देता है, द डायरेक्ट मेथड टीचेस इंग्लिश डायरेक्टली इज टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन experience and association between the English word, phrases or idioms and its meaning। इसको समझना, देखो समझे साथियों। अब देखो, जो चैंपियन इसको लिखता है, देखो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मेथड टीचेज बढ़ाता है इंग्लिश को डायरेक्टली। देखो आप, डायरेक्ट मेथड इंग्लिश को प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करवाता है, क्या करने के लिए, टू इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एसोसिएशन। अनुभव और संबंध के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना ही ये हमें सिखाता है। बिटवीन द इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड इट्स मीनिंग्स। और किस किस के बीच में एसोसिएशन, बिटवीन द इंग्लिश वर्ड एंड इंग्लिश फ्रेजेज एंड इंग्लिश इडियम्स एंड इट्स मीनिंग्स।
इनके बीच में एसोसिएशन स्थापित, प्रत्यक्ष एसोसिएशन स्थापित करना का ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये चैंपियन महोदय ने डेफिनेशन दी है। ये अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप आसानी से चैंपियन का नाम आप टिक कर सकते हो। ओके साथियों, एक और डेफिनेशन उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। द इन वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है, इसमें भी इसको डिफाइन किया है। देखो आप किस तरह से डिफाइन किया है। दिस मेथड इज डिफाइंड एज डायरेक्ट मेथड इज मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, especially modern language, through conversation, discussion or reading in the language itself without the people's mother tongue, without translation, without the study of the formal grammar, फॉर्मल औपचारिक ग्रामर के अध्ययन के बिना, ट्रांसलेशन के बिना, मदर टंग का उपयोग किए बिना, इन सब का उपयोग किए बिना आधुनिक जो भाषाएं हैं उनको हम कन्वर्सेशन वार्तालाप के माध्यम से और डिस्कशन विचार विमर्श के माध्यम से हम उसको सीख सकते हैं। ये परिभाषा इन्होंने इस डिक्शनरी के माध्यम से दी है, ये परिभाषा इन्होंने, तो ये भी एक अच्छी परिभाषा बनती है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ओके, तो देखो आप इसके बाद देखो आप सो इस प्रकार वीकेंड से हम कह सकते हैं द पीपल आर टोट डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश विद द रियल ऑब्जेक्ट विदाउट हेल्पिंग ऑफ मदर टंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस जो मेथड में जो बात होती है वह इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से समझा जाता है, बिना किसी मदर टंग मातृभाषा की हेल्प सहायता लिए बिना ही, रियल ऑब्जेक्ट के साथ में। जो भी जैसे किसी को बच्चों को बॉल बताना है तो उसको हम गेंद नहीं बोलेंगे सीधा दिस इज बॉल, उस ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे दिस इज बॉल, तो उस ऑब्जेक्ट को देख करके डायरेक्टली स्टूडेंट सीख जाएंगे दिस इज बॉल। तो विदाउट हेल्पिंग मदर टंग के हम इसको बच्चों में अध्ययन करवाया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ओके साथियों, हम बात करते हैं, देखो आप एम्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। इस मेथड का उद्देश्य क्या है? देखो चैंपियन हैज पॉइंट आउट द फॉलोइंग 4 एम्स ऑफ द मेथड। चैंपियन ने इसकी 4 महत्वपूर्ण जो एम्स है उनको बताया गया है, इंगित किया गया है। सबसे फर्स्ट देखो आप, टू मेक द पीपल थिंक इन इंग्लिश। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एम है, बच्चों को इंग्लिश में ही सोचना समझाना है। बच्चा इंग्लिश में देख करके इंग्लिश में उसको सोचे उस ऑब्जेक्ट के बारे में, वो डायरेक्ट मेथड है। सेकंड है टू एनेबल द पीपल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स डायरेक्टली बाय द मीन्स ऑफ इंग्लिश। अब देखो इसमें इंग्लिश के साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनके विचारों को और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए शिष्यों को समर्थ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते देखो साथियों, टू एनेबल द स्टूडेंट टू अक्वायर द एबिलिटी टू ग्रैस्प द सेंस। देखो बच्चों को सीधा ही किसी भी अर्थ को पकड़ने की योग्यता प्राप्त करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखो बात करते हैं विच वी हियर, जो सुना जाता है, रीड पढ़ा जाता है इन इंग्लिश एज इन मदर टंग, जैसा ही मातृभाषा में सुना जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं। इसकी जो फीचर क्या है, तो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड एंड आइडिया, विचार और शब्द के बीच में सीधा बंधन स्थापित करना इसका उद्देश्य होता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है द फॉरेन लैंग्वेज शुड बी कॉन्स्टेंटली यूज्ड विदाउट यूजिंग वर्नाकुलर, बिना वर्नाकुलर का यूज किए बिना ही इसको निरंतर रूप से इसका उपयोग किया जाता है। वर्नाकुलर का मतलब लैंग्वेज, मदर टंग यहाँ पे है, सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इसका अर्थ होता है। ओरल टीचिंग क्या है? इट एम्फेसाइज ऑन द ओरल आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग के ओरल आस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर देता है, ये भी इसका आगे है। उसके बाद देखो मिनिमम यूज ऑफ मदर टंग, इसमें यही है कि डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है, बस यही है। देयर इज अ लिटिल यूज ऑफ मदर टंग, अब नेगेटिव आ गया इस मदर टंग है, लिटिल है ना, तो अलिटिव होता है सकारात्मक होता, नेगेटिव सेंटेंस, इस मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखो उसके बाद बात करते हैं सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ द मेथड। इस मेथड की जो यूनिट है वो सेंटेंस है। डायरेक्ट वो ग्रामर ट्रांसलेशन का ग्रामर मेथड की जो यूनिट थी वो वर्ड थी, इसकी सेंटेंस है।
ये पूछा ले जाता है अक्सर। इन डिटेक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर, इसका जो ये भी है, इंग्लिश की ग्रामर है उसको इन डिटेक्टिव रूप में समझा जाता है। इसमें पहले क्या है, डेफिनेशन दी जाती है, उसके अनुसार फिर वो सारे जो उसकी डेफिनेशन की बात उसकी ये इसमें वर्णन आगे बात करेंगे हम। देखो सिस्टेमेटिक यूज ऑफ वोकेबुलरी, वोकेबुलरी का सिस्टेमेटिक यूज इसमें किया जाता है। द मेथड लेज स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ लिमिटेड वोकेबुलरी, ये वोकेबुलरी शब्दकोश लिमिट मतलब लिमिटेड शब्दकोश की आवश्यकता पर जोर देता है। तो ये क्या उसके ये फीचर्स थे। हम बात करते हैं अब इसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है, देखो अ नेचुरल मेथड, इसको हम एक नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, चलो देखते हैं। बिकॉज इसलिए जानते हैं क्योंकि इंग्लिश इज टॉट इन सेम वे एज मदर टंग इज टॉट, ये इंग्लिश को उसी प्रकार से सिखाया जाता है जिस प्रकार से मातृभाषा को सिखाया जाता है। अर्थात बच्चा जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे मातृभाषा को सीखता जाता है, तो वैसे ही इंग्लिश में भी यदि इंग्लिश सीखी जाती है इस मेथड के अनुसार तो इंग्लिश धीरे धीरे वो इंग्लिश सीख जाता है। सेकंड पॉइंट है इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है इसके। दिस देखो आप, दिस मेथड फैसिलिटेट्स द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश की आसान समझ को प्रदान करने वाला मेथड होता है। द मेथड द माइंड ऑफ पीपल्स गोज स्ट्रेट टू द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि देखो बच्चों का जो दिमाग होता है वो सीधा उसी ऑब्जेक्ट में जाता है, एंड आइडिया विचार पर जाता है, एंड सिचुएशन स्थिति में जाता है, एंड नो टाइम इज लॉस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट, और इसको समझने में कोई भी समय नहीं खोया जाता है, सीधा समझ लिया जाता है। अब बात करते हैं देखो आप फ्लुएंसी ऑफ स्पीच एंड बेस ऑफ राइटिंग। इट हेल्प्स द लर्नर टू अक्वायर फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इस चीज़ की फ्लुएंसी वाक्पटुता है ना पर प्राप्त करने में भी यह हमें लर्नर्स की सहायता करता है, और ईजी ऑफ राइटिंग में भी लेखन में भी। व्हेन जब ही थिंक्स इन इंग्लिश, जब वो इंग्लिश में सोचता है, सो इसलिए ही डज नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस हिज थॉट एंड स्पीच एंड राइटिंग, तब उसको इंग्लिश में सोचता है तो उसको एक्सप्रेस करने में और लिखने में इंग्लिश में आसानी से उनके लिए वो कठिन नहीं हो पाती है। तो जैसे बच्चा इंग्लिश में सोचेगा, इंग्लिश में लिखा तो उसके लिए आसान हो जाएगा। देखो आप ओवर लैंग्वेज की सीधी कमांड देने वाला मेथड होता है। अब देखो इट अक्वायर्स अ कमांड और इंग्लिश लैंग्वेज बाय स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोल करके ही अंग्रेजी भाषा के ऊपर अच्छी कमांड प्राप्त की जा सकती है, ये बात हमें ये सिखाता है। आगे देखो नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वोकैबुलरी, एक्टिव पैसिव वॉइस की वोकैबुलरी के अंदर कोई गैप नहीं रहता है ना। देखो दिस मेथड डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी के बीच में ये भिन्नता नहीं करता है। बिकॉज वाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो भी समझने के लिए आवश्यक होता है। देखिए डिमेरिट्स क्या है, इसकी लिमिटेशन एंड डिफिशियंसीज क्या है। ग्रेटर वीकनेस इन प्रैक्टिस देन थ्योरी, इसकी जो कमजोरी है वो व्यवहारिक में ज़्यादा है सिद्धांत की अपेक्षा। तो देखो द वीकनेस ऑफ दिस मेथड बिकम अपरेंट मोर इन प्रैक्टिस देन थ्योरी, इसकी जो कमजोरी है वो व्यवहार में ज़्यादा बन जाती है सिवाय सिद्धांत के। एंड इट गिव्स इनसफिशिएंट अटेंशन टू द रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो स्किल्स होती है फोर्स में रीडिंग एंड राइटिंग के लिए कम ध्यान देता है, ये इसकी एक ड्रॉबैक्स हैं। वन साइड अप्रोच, ये वन साइड अप्रोच है। दिस मेथड मेक्स एन ओरल अपील, ये ओरल अपील करता है। इट इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट्स देखो हु हैव अ सेंसिटिव एयर एंड फेसाइल टंग, देखो आप, बट नॉट हेल्पफुल फॉर who learn more with the help of their eyes, because for them visual appeal is stronger than the oral appeal। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, ये स्टूडेंट जो इट इज़ गुड फॉर द स्टूडेंट हु हैव सेंसिटिव ईयर एंड फेसाइल टंग, मतलब जिसके संवेदनशील कान होते हैं
और अच्छी वाक्पटुता जो टंग जीभ होती है उनके लिए तो बहुत उपयोगी होता है, लेकिन जो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है जो हु लर्न्स मोर विद द हेल्प ऑफ देयर आइज, आँखों से देख करके उनकी सहायता सीखते हैं। क्यों नहीं होता? बिकॉज क्योंकि फॉर देम उनके लिए विजुअल अपील इज स्ट्रॉन्गर देन ओरल, क्योंकि उन बच्चों के लिए देखने की जो क्षमता है वो सुनने की क्षमता से ज़्यादा प्रभावी होती है। यह है। अब देखो अगला जो डिवाइड्स है, एन अनइकोनॉमिकल मेथड, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड कैन बी डायरेक्टली एसोसिएट विद द मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्ट दे रिप्रेजेंट। ये इसमें कहा गया है साथियों कि जो लिमिटेड वर्ड हैं, केवल जो कुछ लिमिटेड वर्ड है उसी का संबंध किसी भौतिक पदार्थ से हम जोड़कर उनको समझा सकते हैं, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो एंड ऑब्जेक्ट दे रिप्रेजेंट, और एन इनकॉन्वीनियंट मेथड, असुविधाजनक तरीका, फॉर गिविंग प्रैक्टिस इन और वर्क, मौखिक कार्य में प्रैक्टिस देने के लिए ये इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक होता है, दैट की क्लासेस शुड नॉट ओनली बी स्मॉल बट द होमजीनियस टाइप। देखो इसमें होमजीनियस का मतलब होता है एक समान रूप की, अर्थात क्लासेज नहीं छोटी नहीं होनी चाहिए बल्कि एक प्रकार की भी होनी चाहिए। ओनली ओरल लेसन कैन बी कंडक्टेड सक्सेसफुली, केवल मौखिक लेसन ही सफलतापूर्वक इसमें संपन्न करवाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।